गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्लास जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये है सोशल स्टडीज़ का क्लास। सोशल स्टडीज़ के क्लास में जैसे हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक, तो ये अलग अलग 3 पार्ट में आता है। पहला पार्ट जो है वो है ज्योग्राफी, दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है सिविक्स। कुछ पोर्शन हम लोग ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे, कुछ हिस्ट्री के अंदर, कुछ सिविक्स के अंदर। ज्योग्राफी के कुछ पोर्शंस हैं जो कि आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज होंगे, उसी तरह हिस्ट्री का है, उसी तरह सिविक्स का है। तो सोशल स्टडीज़ की क्लासेस को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग पहला पार्ट ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी अगर हम अब देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है। 6th में भी आपने पढ़ा था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी से कंसर्निंग बहुत चीज़ों को जाना था। अब देखिए जो ज्योग्राफी का पोर्शन है जिसमें हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, वो है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या या किस तरह की चीज को हम लोग कहते हैं? एनवायरनमेंट मतलब होता है वेयर अबाउट्स, अपने आसपास की चीज। जिस कोई भी एक चीज अगर हम लोग लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके चारों तरफ जितनी चीजें होती हैं जो उससे रिलेटेड होती हैं, उन सब को कंप्लीटली उसका एनवायरनमेंट कहेंगे। तो एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी जो है आपके एक टर्म होता है जो ये डिफाइन करता है कि हाँ, किसी भी जो आपके एक तरह से कोई भी चीज़ है उसका एनवायरनमेंट अगर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट एक्चुअल में उसकी सराउंडिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं या उसके रिलेशन के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। तो इसको आगे चल करके जैसे मान लीजिए कि आपके डिफाइन इकोसिस्टम से भी किया जाता है। तो अभी फिलहाल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ या क्या किसको हम लोग कहते हैं वो पहले हम लोग डिफाइन कर लें। एनवायरनमेंट जो है अगर हम लोग कहें तो एनवायरनमेंट एक तरह का ऐसा जो है स्फीयर है जिसमें कई चीजें इंक्लूड होती हैं। जैसे अर्थ के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो अर्थ का सरफेस अपने आप में उसकी स्टडी, अर्थ के ऊपर चारों तरफ से अर्थ घिरा हुआ है किससे? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर की स्टडी। अर्थ के सरफेस पर लैंड भी आता है, वाटर भी आता है, तो स्टडी ऑफ लैंड एंड स्टडी ऑफ वाटर दोनों इंक्लूड होगा। फिर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, उनकी स्टडी भी जो है आपके एक तरह से होगी। और ये सारी चीज कंप्लीटली आपस में एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, ये सब कुछ क्या आता है, ये एनवायरनमेंट में आता है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने कहा एयर को हमने नॉन लिविंग मान लिया, या कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट में है आप ये कह सकते हैं, और जो है आपके एक तरह से अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए गैसेस जो हैं उन्हीं को हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। फिर आया लैंड। लैंड पे आपके 2 तरह की चीजें हैं, आपके लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। लिविंग में जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, या ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। और बाकी नॉन लिविंग में जैसे आपके रॉक्स आ जाते हैं, लैंड सरफेस हो गया या वाटर हो गया। वाटर के अंदर जो क्रीचर्स होते हैं वो लिविंग है। वाटर क्या है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग जो है आपके पार्ट में आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग डिफाइन करें तो एनवायरनमेंट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से मिलकर के बना होता है। और एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट को जानने के लिए, एनवायरनमेंट जो है आपके एक तरह से स्टडी है, स्टडी ऑफ लैंड, एयर, वाटर, एनिमल, प्लांट, ईच एंड एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये सारी चीजें आती हैं, ये सब आपस में एक दूसरे का कोरिलेशन, लैंड वाटर से कैसे जुड़ा है, ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट्स से जुड़े हैं, प्लांट्स एनिमल्स से कैसे जुड़ा है, एनिमल्स ह्यूमन बींग से कैसे जुड़े हैं, ये कंप्लीटली चीज जो होती है, कंप्लीट स्टडी जो होती है, इसी को हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो ये एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। अब देखिए एनवायरनमेंट को अगर हम जो है आपके डिवाइड करें तो हम ये 4 पार्ट में आपके डिवाइड कर सकते हैं। 4 पार्ट मींस पहला हो गया लैंड। हमने आपको बताया अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे लैंड भी होगा, वाटर भी होगा, तो कुछ वाटर सरफेस हो गया, लैंड हो गया। और अर्थ के चारों तरफ क्या है आपके एयर है, तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। ये क्या है अर्थ के चारों तरफ। और
अर्थ के सरफेस पर कुछ जो ये क्या है, ये नॉन लिविंग्स में आप मान सकते हैं। और लिविंग में क्या आ जाएगा, इसी में अर्थ के सरफेस पर जितने भी एनिमल्स हैं ये आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, इवन ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। एनिमल्स में आप इंक्लूड ह्यूमन बींग्स को भी कर सकते हैं। तो जितना भी आपके एक तरह से अर्थ के सरफेस पर एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी, लैंड, एयर, वाटर, ये कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट। इस स्टडी में हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे पहले जानना होता है, जैसे अगर हम लैंड पढ़ रहे हैं तो लैंड स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कहीं पर लैंड स्ट्रक्चर माउंटेनियस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, कहीं पर जो है आपके प्लेन सरफेस हो सकते हैं जहां नदियों के आसपास की जगह होती है, रिवर्स जहां फ्लो करती हैं, कुछ प्लेट्यू वाले रीजन हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि लैंड सरफेस किस तरह का है। वाटर सरफेस भी डिफाइन होता है अलग अलग तरीकों से। रिवर भी हो सकती है, एक पॉन्ड भी हो सकता है, एक जो है आपके सी भी हो सकती है, या ओशन भी हो सकता है। इसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। तो इस तरह से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एयर, आपको पता है एयर इज अ कंपोजिशन ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये मेनली जो है आपकी गैसेस होती हैं जो कि पाई जाती हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन होती है, और बाकी ट्रेसेस में बहुत कम जो है आपके 0.03% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मेनली अगर हम लोग देखें तो जो स्टडी हम लोग करते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है वो आपके एयर के पार्ट में आ जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स के लिए अगर हम कहें, अगर ह्यूमन बींग्स को एक्सक्लूड कर दें तो एक तरह से ह्यूमन बींग्स के लिए लैंड, एयर, वाटर और एनिमल्स, प्लांट्स क्या है, फूड है एक तरह से। ह्यूमन बींग्स के फूड है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्लांट्स में आते हैं। बहुत सारे जो है आपके एनिमल्स जो होते हैं उनको हम लोग खाते हैं, तो वो क्या है कि ह्यूमन बींग्स के फूड में आते हैं। तो ये कंप्लीट चीज मिल करके एक एनवायरनमेंट को कंस्ट्रक्ट करती है, एक एनवायरनमेंट को बनाती है। अब देखिए बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस तरह से हम किन किन चीजों को मिला करके हम एनवायरनमेंट को बना सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें मिल करके जो है आपके एक तरह से एनवायरनमेंट बनता है, उसको हम लोग देखें। तो एनवायरनमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो तीन पार्ट में बनता है, तीन तरीके से। एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल। नेचुरल किसको कहा जाता है, वो चीजें जो अपने आप जो है नेचर ने बनाई है, या आप ये कह सकते हैं गॉड ने, अल्लाह ने जो इतनी चीजें पर बनाई, वो सब क्या है, वो सब जो है आपके एक तरह से नेचुरल चीज हो जाती है। तो ये नेचर होता है। जैसे प्लांट्स जो है आपके उग रहे हैं, क्रॉप्स हैं, है ना, एनिमल्स आ गए, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से नेचुरल चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान सीख करके कुछ चीजें बनाता है। तो इवन ह्यूमन बींग्स चीजों को बनाते हैं, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल चीजें हो जाती हैं। तो आर्टिफिशियल चीज में क्या है, आर्टिफिशियल चीज में जैसे ह्यूमन बींग्स ने बिल्डिंग बना दी, ब्रिज बना दिया, या आपके सड़क बना दी, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से आपके एक तरह से आर्टिफिशियल चीज हुई। तो आर्टिफिशियल मीन्स होता है तो मैन मेड होता है। तो एक मैन मेड चीजें हैं और एक नेचर मेड चीजें हैं। तो इसलिए कंपोनेंट को अगर आप देखें तो पूरे एनवायरनमेंट में कोई जरूरी नहीं कि वही चीजें होंगी जिसके बारे में हम लोग स्टडी, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पर जब स्टडी कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस पे सिर्फ लैंड और वाटर तो रहता नहीं है, या एनिमल्स और प्लांट्स तो रहते नहीं है, उसी पर सड़क भी बनी होती है, वहीं पर आपने एक मॉल भी बना रखा है, वहीं पर आपने रहने की एक बड़ी सी बिल्डिंग भी बना रखी है, वहीं पर स्कूल का भी कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहीं पर हॉस्पिटल भी बने हुए हैं। ये सब क्या है, ये सब मैन मेड थिंग्स होते हैं। तो इस तरह से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट दो चीजों से मिलकर के बनता है, कुछ नेचर बनाता है, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। तो इन दोनों से मिल करके जो कंप्लीट चीज बनती है, इसी को हम एनवायरनमेंट डिफाइन करते हैं। तो ये कंपोनेंट हो जाते हैं एनवायरनमेंट के। अब कंपोनेंट्स को अगर हम देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। नेचर में क्या है, नेचर में भी दो चीजें हैं, एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक अभी हमने आपको बताया था
जैसे बायोटिक मीन्स बायो मतलब होता है लाइफ, वो चीजें जो लाइफ से जुड़ी हैं। अबायोटिक मतलब जो लाइफ से नहीं जुड़ी हैं, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, वो अबायोटिक हो गया। और बायोटिक मीन्स जिसके अंदर लाइफ है। तो बायोटिक जो जितने भी आपकी चीजें हैं, जैसे प्लांट्स एनिमल्स, इसके अंदर लाइफ है, ये क्या हो गया, ये आपकी एक तरह से बायोटिक चीज हो गई। ये किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो नेचर मेड है, लेकिन जिसके अंदर जान है। नेचर ने ऐसी चीज भी बनाई जिसके अंदर जान नहीं है। तो नेचर के वजह से दो चीजें बनी है, एक जान वाली चीज है जो जिंदा रहते हैं, और एक जो है आपके जिनके अंदर जान नहीं है, जिसको आप बहुत इनिशियल स्टेज से पढ़ते चले आए सोशल स्टडीज में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचर ने ही बनाया है कुछ लिविंग थिंग्स भी और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी। तो लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, बायोटिक। तो अब लिविंग थिंग्स का नाम क्या हो गया, जैसे आप छोटे क्लास में थे तब लिविंग थिंग्स पढ़ते थे, अब बड़े क्लास में जैसे जैसे आप आएंगे अब साइंस की टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वही लिविंग थिंग्स अब बड़े क्लासेस में क्या कहलाएगा, बायोटिक। ठीक है ना। जब आप छोटे थे तो आपने कहते थे नॉन लिविंग थिंग्स, जो जी नहीं रहे हैं, जिनके अंदर जिंदगी नहीं है, जिसके अंदर लाइफ नहीं है। अब आप बड़े क्लास में आ रहे हैं, तो बड़े क्लास में आने की वजह से अब आप सही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो पहले हम नॉन लिविंग थिंग्स, उसका एक वर्ड बना है अबायोटिक। तो अबायोटिक जो है वर्ड जो है आपके बना हुआ है, बायोटिक वर्ड बना हुआ है, उसको अब हम लोग यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आप बड़े क्लास में आ गए। जैसे जैसे क्लास में चलेंगे आपकी टर्मिनोलॉजीज चेंज होती जाएंगी। तो वही जो लिविंग थिंग था वही बायोटिक था, वही बायोटिक में अब चेंज हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स आप पढ़ते थे वो अबायोटिक हो गया। तो लिविंग थिंग्स में क्या है, अर्थ के सरफेस पर क्या है, नेचर ने क्या बनाया, प्लांट्स और एनिमल्स को। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, आपके लैंड सरफेस आ गया। तो लैंड सरफेस जो है वो आपके इसमें आता है। अब देखिए नेचर मेड में, नेचुरल मेड के कंपोनेंट्स में, पहले नेचर की हम बात करें तो नेचर मेड में अगर आप देखें तो पहली चीज ये आती है कि लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या है, पेड़ पौधे हैं, आपके प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सब जितनी जितनी चीजें हैं वो सब क्या है, आपके बायोस्फीयर कहलाते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स को ही बायोटिक कहा गया या बायोस्फीयर। बायो मतलब लिविंग, स्फीयर मतलब रीजन, क्षेत्र। तो ऐसा रीजन जिसमें कि सभी जिंदगी वाले चीजें पाई जाती हैं, तो उसको बायोस्फीयर कह दिया गया। तो बायोस्फीयर या बायोटिक चीज जो हो गया, तो प्लांट्स और एनिमल्स हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर आपके लैंड सरफेस में जो आपके, हमने आपको बताया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या होता है, लिथो मतलब होता है रॉक्स, स्फीयर मतलब होता है रीजन, जिसका मतलब होता है रीजन ऑफ रॉक्स। रीजन ऑफ रॉक्स का मतलब जो अर्थ के सरफेस पे जो जमीन है, जमीन की स्टडी जब हम लोग करते हैं तो वो लिथोस्फीयर होता है, रीजन ऑफ रॉक्स की स्टडी। तो रीजन ऑफ रॉक्स के मतलब क्या हुआ, लैंड सरफेस की स्टडी के मतलब क्या हुआ, जैसे अभी हमने आपको बताया माउंटेनियस रीजन, प्लेट्यू है कि प्लेन है कि वैली है कि क्या चीज जो है आपके इसमें है, तो ये आपके लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसी तरह से एयर, हमने आपको बताया एयर, एयर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, एटमोस्फियर। एटमो और स्फीयर, एटमो मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन। अर्थ के चारों तरफ अर्थ घिरा हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस से, जिसको हम लोग एटमो स्फीयर बोलते हैं। तो एटमोस्फियर नाम हो गया। तो एटमो मींस क्या होता है, एटमो मींस मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ऐसा रीजन जहां पे मिक्सचर ऑफ गैसेस पाई जाएंगी, दैट इज नोन एज एटमोस्फियर। ये एटमोस्फियर हो जाता है। उसी तरह से वाटर, वाटर रीजन जितने भी आपके होते हैं, जैसे हमने आपको बताया पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, आपकी रिवर हो सकती है, सी हो सकती है, ओशन हो सकता है। तो ये क्या है, आपके कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर हो सकता है, या कैनाल हो सकती है जो ह्यूमन मेड होती है, तो वो होता है। और इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर, वाटर को हाइड्रो कहा जाता है। स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर जिसका मतलब हुआ तो हाइड्रोस्फीयर। तो जब हम लैंड सरफेस पढ़ेंगे तो लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर मतलब ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी आपको अब समझनी है। लिथोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ रॉक्स, एटमोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, लिथो मतलब रॉक्स। इसी तरह हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब रीजन ऑफ वाटर। तो रीजन ऑफ वाटर आपके आ गया। ये सारी चीज किसने बनाई है, ये है नेचुरल, ये
जो है आपके गॉड ने, अल्लाह ने जो है आपके उसको बनाया है, ये नेचुरल चीज होगी जो आपके एक तरह से पाई जाती है। अब नेचुरल चीज जो आपके बनी, जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग, उसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स, हम इंसान जो बने, हम लोग इंसान आए, फिर धीरे धीरे करके वो आपके स्ट्रक्चर बढ़ता चला गया, एक आदमी आया, फिर दो लोग आए, फिर उसके बाद फैमिली बनने लगी, फिर फैमिली से और फैमिली बनने लगी, और इस तरह से बढ़ते चले गए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंसान, जैसे सभी जो है आपके एक जगह पर थ्योरी में हम लोग ये जानते हैं कि दो इंसानों से पूरी ये थ्योरी बनी है। इसके मतलब कि हर इंसान किसी भी दुनिया के कोने में रहता है, सब एक दूसरे का रिश्तेदार है, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में कहीं ना कहीं से लिंक करते हैं। वो किसी भी मजहब को फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो अब क्या है कि जितनी भी आपके एक तरह से जितनी भी चीजें चली आ रही हैं, वो सब जो है आपके एक फैमिली से दूसरी फैमिली से लिंक, दूसरी तीसरी से तीसरी चौथी से, इस तरह से जो है आपके एक तरह से ब्रांच चलती चली गई। तो अब यह है, जैसे मान लीजिए कि आपके जितनी भी इस तरह के ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को कैटेगराइज आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स अकेला इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, या ग्रुप कह दिया तो फैमिली हो गई, या अगर किसी फैमिली किसी एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तो ये कम्युनिटी हो गई, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो गए। फिर इन्हीं पीपल्स ने किसी ना किसी एक रिलीजन को फॉलो करना शुरू कर दिया कम्युनिटी, तो रिलीजन भी ह्यूमन बीइंग से ही कंसर्निंग है। भाई इंसान ने ही बनाया है ना, इंसान के लिए ही बना है आपके रिलीजन, तो डिफरेंट रिलीजन आ गए जो इनसे कंसर्निंग है। फिर इसी तरह से ह्यूमन बीइंग्स जब रहते हैं तो ग्रुप्स में कहीं जाकर के स्कूलिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके क्या हो गया, एजुकेशनल जो आपके एक तरह से ग्रुप हो सकता है। कहीं जाकर के मान लीजिए कि कोई जो है आपके एक तरह से इकोनॉमिकल काम कर रहा है, जैसे बैंक है, बैंक पैसे का काम करता है, या सरकार है, सरकार कहीं मान लीजिए कि आपके जितना लेखा जोखा है, जितना भी लिखती है, या जो भी चीज जो है आपके एक तरह से पैसे से कंसर्निंग है, वो सब इकोनॉमिकल पोर्शन में आ जाता है। पॉलिटिकली इंडिया में जैसे हम लोग कहें कि पॉलिटिकल जो आपके ग्रुप होता है, वो आपके पॉलिटिकल ग्रुप के मतलब जैसे उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब एक अलग राज्य है, आपके महाराष्ट्र एक अलग राज्य है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग जगह पे अपना पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो ये सब किससे कंसर्निंग है, ये सब कंसर्निंग है ह्यूमन बीइंग से। इसके मतलब ह्यूमन है तो इंडिविजुअल इंसान होगा, ह्यूमन है तो फैमिली होगी, ह्यूमन है तो कम्युनिटी होगी, ह्यूमन है तो रिलीजन भी होगा, ह्यूमन अगर है तो एजुकेशन भी होगी, ह्यूमन अगर है तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज भी होंगी, इकोनॉमिकल सिस्टम भी होगा, ह्यूमन है तो पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा। अगर ह्यूमन नहीं, ये किससे कंसर्निंग है, आपके इससे। तो ये क्या है, ये एनवायरमेंट का एक, ये तो एनवायरमेंट में ये सारी चीजों की स्टडी भी आएगी जो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, दैट इज ह्यूमन पार्ट। अब देखिए थर्ड पार्ट है ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मेड थिंग्स के मतलब क्या हो गया, जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। अभी तो इंसान के बारे में पढ़ रहे थे कि इंसान से क्या क्या चीजें जो है कंसर्निंग है, इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, इंसान ने जो चीजों को बनाया है, जैसे स्कूल बनाया, स्कूल की बिल्डिंग बनाया, हॉस्पिटल बना दिया, अपने रहने के लिए जो है आपके स्ट्रक्चर बना दिया, रेसिडेंशियल बना दिया, आपके स्ट्रक्चर रोड बना दिया, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन बीइंग्स के वजह से बनी हुई चीजें हैं। तो ह्यूमन मेड थिंग्स जो आपकी होती हैं वो भी एनवायरमेंट का एक पार्ट होती हैं। तो एनवायरमेंट के इस पार्ट को क्या कहा जाता है, आपके ह्यूमन मेड थिंग्स। तो ह्यूमन मेड थिंग्स को अगर हम कहें तो जैसे आ जाता है आपके बिल्डिंग्स जिसमें हम लोग रहते हैं, पार्क आ जाता है जहां हम लोग खेलते हैं, ये ह्यूमन ने बनाया है ना, ब्रिजेस हैं, ब्रिज जिसको हम लोग क्रॉस करके जाते हैं, रोड्स बनाई हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है, बड़े बड़े इमारत बनती हैं, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, तो जैसे ताजमहल है, लाल किला है, राष्ट्रपति भवन है, ढेर सारे आपके इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ये किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग्स ने बनाया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाते हैं, वो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी ह्यूमन मेड थिंग्स हैं, तो जितनी भी चीजें ऐसी हैं जो इंसान ने बनाई हैं, ह्यूमन ने बनाई हैं, तो ये ह्यूमन मेड थिंग्स हो जाता है। तो इसलिए
हम ये कह सकते हैं कि हमारा कंपोनेंट जो होता है ये आपके एक तरह से पार्ट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के ये पार्ट है। अब इसके मतलब ये हुआ कि कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में तीन मेन चीज आ गई। पहली चीज नेचर, गॉड मेड थिंग्स। दूसरी चीज ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और उनसे रिलेटेड चीजें। तीसरी चीज ह्यूमन मेड थिंग्स, जो इंसान ने बनाई हुई चीजें हैं। तो ये तीन चीजों से मिलकर के कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारा बनता है, जिसको हम जो है आपके इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एनवायरनमेंट। और जिन चीजों से मिलकर के ये बन रहा है एनवायरनमेंट, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स मतलब कंपोज करना, मतलब किससे मिलकर के बन रहे हैं। तो इससे मिलकर के, इससे मिलकर के, इससे मिलकर के ये बन रहे हैं एनवायरनमेंट। इसलिए ये तीन क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स जो है इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम तीन पार्ट में कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो कंपोनेंट क्या है, पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसका मतलब कि जो जिसको मिल करके एक एनवायरनमेंट बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आपके कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट क्या हुआ, नेचर, जो मैन मेड, जो एक तरह से गॉड ने बनाया। फिर दूसरा क्या है, ह्यूमन, वो भी गॉड ने बनाया। ये भी जो है आपके नेचुरली चीज है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आ गए। ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, आपके एक तरह से हम लोग इंसान या इंसान से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हम लोगों की होती है वो सारी चीज आ गई। और फिर तीसरी चीज, इंसानों ने जो बनाया वो आ गए ह्यूमन मेड थिंग्स, जो आपके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग ने कंपोनेंट्स पढ़ा, अब आता है डोमेन्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब ये होता है, ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक वाइडर रूप में कंपोनेंट्स का पार्ट है। कंपोनेंट को ही हम डोमेन कहते हैं। डोमेन के मतलब ये होता है, अगर हम कोई चीज बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज लगी है, पार्ट नहीं, किस किस पार्ट से मिलकर, उसमें क्या क्या चीज जरूरी है जो आपस में मिल करके एक पूरे एनवायरनमेंट को बना दे। तो पूरे एनवायरनमेंट में चीजें अलग अलग नहीं रहेंगी। कंपोनेंट्स क्या है, वो अलग अलग पार्ट है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम नेचर को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो हम ह्यूमन को भी एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट कह रहे हैं तो एनवायरनमेंट में हमारे ह्यूमन मेड थिंग्स भी आ गई। तो मतलब ये अलग अलग चीजें भी एनवायरनमेंट है। लेकिन एनवायरनमेंट जो है वो किस चीज से मिल करके बनता है या क्या चीज उसको मिल करके बनाती है, उसको अगर हम लोग देखें तो उसी को डोमेन कहते हैं। तो डोमेन के मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो किसी जो है आपके इसको बनाता है। तो उसमें क्या है, जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ चीजें हैं जो लिविंग हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके एक तरह से मैन मेड हैं, कुछ ऐसी चीज हैं जो आपके नेचुरल हैं, जो नेचर ने बनाई है। अब इसमें देखिए, जैसे पहले लिथोस्फीयर, जैसे हमने आपको डिफाइन किया, लिथोस्फीयर क्या है, स्ट्रक्चर जो अर्थ का सरफेस होता है। अर्थ का सरफेस जैसे हमने आपको कहा माउंटेनियस रीजन है, प्लेन है कि प्लेट्यू है कि क्या है। लिथोस्फीयर मतलब लिथो मींस रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन। तो पूरा जो हम लोग रहते हैं, जो रिहायशी क्षेत्र होता है, वो रिहायशी क्षेत्र क्या किस में आ गया, लिथोस्फीयर में। जहां जहां हम लोग के मकान होते हैं, ये मकान किस में आ गया, लिथोस्फीयर में। इसके मतलब हम लोग अपने जितनी भी जो आपके एक रीजन होता है जहां हम लोग रहते हैं, सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी की स्टडी जो है वो आपके एक तरह से लिथोस्फीयर में आती है। तो लिथोस्फीयर हो गया। दूसरा पार्ट जो आपके होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हमने आपको बताया, हाइड्रोस्फीयर जो जल वाला पोर्शन होता है, वाटर वाला पार्ट। अब ये वाटर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये आपके छोटे से पॉन्ड के फॉर्म में हो सकता है, छोटे से लेक के फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो है आपके एक तरह से कैनाल्स के फॉर्म में हो सकता है, एक वेल के फॉर्म में हो सकता है, कुएं के फॉर्म में हो सकता है, फिर इसी को आप एक नदी के फॉर्म में मान सकते हैं, रिवर फॉर्म के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये सी के फॉर्म में हो सकता है, समुद्र होता है, और या फिर ओशन होते हैं जो महासागर होते हैं, बहुत बड़े जल के पार्ट, वो सब क्या आते हैं आपके हाइड्रोस्फीयर में आपके आते हैं। फिर आपके होता है एटमोस्फियर। एटमोस्फियर क्या है, जैसे हमने आपको बताया एटमो और स्फीयर। एटमो मतलब होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब होता है रीजन।
रीजन ऑफ जो है आपके रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जो डिफरेंट गैसेस से मिलकर के बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस इंक्लूडेड हैं, वो सब जो है मिलकर के एटमॉस्फेयर को कंस्ट्रक्ट करती हैं या बनाती हैं। तो ये एटमॉस्फेयर का पोर्शन आपके हो जाता है जो कि पाया जाता है। फिर इसी तरह से आपका इन तीनों पोर्शन से, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से मिलकर के बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? जिंदगी कैसे होती है? कोई भी लाइफ अगर होगी तो किसी ना लैंड सरफेस या वाटर सरफेस पे होगी। वो सरवाइव कैसे करेगा? कोई ना कोई एयर को ही लेगा। तो इसके मतलब कि जो बायोस्फीयर है उसके इंक्लूडेड रहती है, लिथोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा, आपके हाइड्रोस्फीयर भी इंक्लूडेड रहेगा और एटमॉस्फेयर भी इंक्लूडेड रहेगा। तो बायोस्फीयर क्या है? ऐसा रीजन जहां पर जिंदगी है। जिंदगी पूरे अर्थ पे नहीं है। पूरा अर्थ क्या लिविंग है? नहीं। जमीन के अंदर अगर हम चलते चले जाएं तो कुछ दूर तक तो आपके कुछ कीड़े मकोड़े मिलेंगे जिंदा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद डेड। एटमॉस्फेयर में आप ऊपर चलते चले जाएं तो क्या हमेशा जो है लाइफ मिलेगी? नहीं। अर्थ के सरफेस को छोड़ने के कुछ दूर बाद आपके लाइफ खत्म हो जाएगी। जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है एक तरह से आपके 64 किलोमीटर तक है, तो 64 टू 65 किलोमीटर। तो 65 किलोमीटर के बाद क्या है? एटमॉस्फेयर में लाइफ है ही नहीं। अगर वहां कोई चीज एग्जिस्ट करेगी तो लाइफलेस है। तो ये रीजन क्या होते हैं? और नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर हम बहुत ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते चले जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में जो आपके एक तरह से जो लाइफ होती है वो बहुत दूर तक नहीं होती एटमॉस्फेयर में। तो वही चीज होती है। उसी तरह वाटर में भी, वाटर के ऊपर पार्ट में लाइफ है, बहुत अंदर गहराई में लाइफ नहीं होती। तो वहां पर जो है इस तरह से हर जगह लाइफ नहीं है। जिस पोर्शन में लाइफ है इन तीनों में, उसी को हम बायोस्फीयर कह रहे हैं और इसी में प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। यही क्या हो जाता है? डोमेन। तो डोमेन ऑफ, अगर हम कहें एनवायरमेंट, तो डोमेन ऑफ द एनवायरमेंट क्या है? आपके एक तरह से 4 मेजर पोर्शन है जिससे मिलकर के बनता है। एक जो है आपके एक तरह से एटमॉस्फेयर, जो कि आपके पार्ट होता है। एटमॉस्फेयर मतलब गैसों का पार्ट। एक लिक्विड का पार्ट जिसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, एक सॉलिड का पार्ट जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और इन तीनों चीजों से मिक्सचर से बना हुआ वो रीजन जहां पे लाइफ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोस्फीयर, जहां प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। तो ये जो है आपके कंप्लीट डोमेन हो जाता है और इसी को डोमेन जो है आपको कहते हैं। तो डोमेन के मतलब ये है कि जहां पर, जिसको हम एनवायरनमेंट कह पा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या। तो एनवायरनमेंट में ये 4 चीजें जो है आपके इंक्लूडेड होती हैं। तो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर में हमने आपको बताया, लिथो मतलब रॉक्स, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ रॉक्स। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या हुआ? हाइड्रो मतलब वाटर, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर मतलब क्या हुआ? एटमो मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। और बायोस्फीयर मींस क्या हुआ? बायो मींस लाइफ और स्फीयर मतलब रीजन, रीजन ऑफ लाइफ, जहां पर लाइफ है। तो ये जो है चारों चीजें मिल करके जो है कंस्ट्रक्ट करती हैं डोमेन को। इसी को कंप्लीटली डोमेन कहा जाता है। अब देखिए बात आती है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो है आपके एक तरह से किसी एक पर्टिकुलर चीज की स्टडी अगर हम करते हैं और उसका रिलेशन विथ एनवायरनमेंट करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसकी सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उसके रिलेशन को भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो पूरा उसका इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम के मतलब क्या हुआ? इकोसिस्टम का मतलब जो पर्टिकुलर चीज है उसकी स्टडी और प्लस उसके सराउंडिंग में जितनी चीजें हैं उन सब की स्टडी। तो इकोसिस्टम को डिफाइन कैसे करेंगे? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीजों के बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी करना, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। तो जो आपके ऑर्गेनिज्म है
ऑर्गेनिज्म मतलब होता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बना है, जो जीने वाली चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी करना, या दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच की स्टडी करना रिलेशन के बीच में, और या फिर ऑर्गेनिज्म की जितनी सराउंडिंग है, सराउंडिंग का मतलब उसका जितना एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट की स्टडी करने को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम एनवायरमेंट से बड़ा हो गया। तो अब क्या है, इकोसिस्टम क्या था, इकोसिस्टम क्या हो गया, अब एनवायरमेंट से कंप्लीटली अगर हमने कहा तो वो आपके एक तरह से अलग अलग तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि जैसे एनवायरमेंट की जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो अभी तक एनवायरमेंट की स्टडी में हम क्या कर रहे थे, हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, एटमॉस्फेयर, और जो है आपके एक तरह से पढ़ रहे थे बायोस्फीयर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन क्या पर्टिकुलरली इन चारों चीजों की स्टडी करके क्या हम अर्थ के हर सरफेस पे, हर जगह पर एक जैसी चीज पा लेते हैं? क्या अर्थ के सरफेस पे हर जगह एक जैसी चीज है? जहां पर एक तरह के प्लांट्स एनिमल्स हैं, वही प्लांट्स एनिमल दूसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही प्लांट्स एनिमल तीसरी जगह भी पाए जा रहे हैं, वही चौथी जगह भी पाए जा रहे हैं, या जो एनिमल्स और बर्ड्स एक जगह पर मिल रही हैं, या जिस तरह के ह्यूमन बीइंग एक जगह मिल रहे हैं, क्या वही ह्यूमन बीइंग्स वहीं पर मिल रहे हैं? जैसे अफ्रीका में लोग होते हैं, क्या वैसे ही यूएसए में, यूरोप में भी होते हैं? या जैसे यूरोप और यूएसए में होते हैं, क्या वैसे एशिया में भी होते हैं? नहीं, हर जगह आप डिफरेंस पाएंगे। डिफरेंस क्यों है? क्योंकि कहीं का एनवायरमेंट कुछ है और कहीं का एनवायरमेंट कुछ है। फिर एनवायरमेंट की बात आ गई। एनवायरमेंट के मतलब क्या है? पहले तो लिथोस्फीयर बदला। लिथोस्फीयर बदलने का मतलब कहीं पर माउंटेनियस रीजन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन रीजन है, कहीं कोई रीजन कोस्टल रीजन है, कहीं पर डेजर्टेड रीजन आ गया। तो आपके क्या बदला? लिथोस्फीयर बदला, इसलिए एनवायरमेंट चेंज हो गया। तो एनवायरमेंट जब चेंज होता है, स्टडी हम उन्हीं पार्ट्स की कर रहे हैं, लेकिन एनवायरमेंट जो चेंज हो रहा है, तो जगह जगह पर जो पार्ट ऑफ एनवायरमेंट्स है वही इकोसिस्टम कहलाने लगते हैं। तो अगर हम मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि ऐसी जगह, मान लीजिए कि हमने कहा इंडिया के सदर्न पोर्शन की हम इकोसिस्टम जानना चाहते हैं, तो सदर्न पोर्शन में जो रीजन है, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इन सब चीजों की स्टडी करेंगे तो हम लोगों को वहां का इकोसिस्टम मिल जाएगा। हमने कहा कि हमें वेस्टर्न इंडिया का इकोसिस्टम जानना है, तो वेस्टर्न का आपके क्या जो साउथ में था वही एनवायरमेंट आपके वेस्टर्न इंडिया में है, जैसे गुजरात का पोर्शन है, राजस्थान है, आपका जो आपके मध्य प्रदेश है का वेस्टर्न पोर्शन है, क्या उस जगह पर वही चीजें मिल रही हैं जो साउथ इंडिया में मिल रही हैं? या ईस्टर्न पोर्शन में अगर हम चले जाएं, असम है, आपके अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, ये सब जितने भी आपके रीजन है नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम जाएंगे तो क्या वहां पर भी वही रीजन है? नहीं, वो माउंटेनियस रीजन हो गया। वेस्टर्न पोर्शन में डेजर्टेड रीजन हो गया, सदर्न पोर्शन में हिली रीजन हो गया, जो हिल्स पर जो है आपके एक तरह से बसा हुआ है। हम और नॉर्दर्न पोर्शन में चले जाएं, माउंटेनियस रीजन आ जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो आपके हिमाचल प्रदेश, ये सब रीजन है। तो क्या हर जगह एनवायरमेंट एक जैसा है? नहीं है। तो एनवायरमेंट के भी अलग अलग पार्ट हैं, इसी पार्ट को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम मेनली क्या हुआ? किसी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उस पूरी स्टडी को हम क्या कहेंगे? एनवायरमेंट कहते हैं। तो कैसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं? इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे? रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड सराउंडिंग। जब सराउंडिंग की बात आ गई तो उसके मतलब उसके इर्द गिर्द जितनी चीजें, उन सबकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? वो आपके एक इकोसिस्टम फॉर्म कर लेगा। तो अब इकोसिस्टम को समझने के लिए हम लोग कुछ 2-3 इकोसिस्टम को देख लें। तो अब एक एक करके हम लोग इकोसिस्टम को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा केरल इकोसिस्टम, केरला का इकोसिस्टम कैसा है? सदर्न इंडिया का, सदर्न इंडिया में अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्या है? वहां पे हिली रीजन है, कोस्टल रीजन है, जहां पे कोस्ट पाए जाते हैं, या तो हिली रीजन होंगे या कोस्टल रीजन्स होंगे। वहां पर क्या है? पानी अथाह है, चाहे वो सी के फॉर्म में हो कोस्टल रीजन, और चाहे वो
वाटर जो है रेनफॉल के रूप में हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ होते हैं, हरे भरे पेड़ हैं यहाँ पे। एनवायरमेंट जो होगा, एयर जो होगी वो बहुत प्योर होगी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मिक्सचर नहीं है, वहां पे हम लोग कोई जो है पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं है, वहां पे नेचुरल चीजें, सारी चीजें हैं, हरी भरी लश ग्रीन बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेंगी चीजें। तो ये क्या है, ये केरला का इकोसिस्टम हो गया। तो केरला की इकोसिस्टम क्या है, ये सिमिलर है किसके, जितनी ऐसी जगह है जहां पर आपके रोज लगभग बारिश होती है, हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, जो वाटर सरफेस भी जो है आपके एक तरह से पूरी तरह से जो है फैला होता है, ऐसे रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रीजन जो है आपके केरला इकोसिस्टम। अगर हम लोग अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए केरला बोल रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल इकोसिस्टम हो सकते हैं। इक्वेटोरियल के मतलब इक्वेटर पर पाए जाने वाले। तो इक्वेटर पर जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में इक्वेटर आपने पढ़ा है, इक्वेटर के आसपास यहां पर ढेर सारी बारिश होती है, रोज बारिश होती है, 365 में 365 दिन बारिश होती है, और यहां पर क्या होता है, ग्रीनरी होती है, बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होता है। तो वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में जब हम पढ़ेंगे तो इसी को कह देंगे इक्वेटोरियल इकोसिस्टम। इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हमने कहा केरला इकोसिस्टम। अब केरला इकोसिस्टम का मतलब केरला में ही नहीं, इस तरह की जितनी जगह पर चीजें होंगी वो सब केरला इकोसिस्टम के इक्विवेलेंट हो गई। तो वहां पर क्या है, हम प्लांट्स के बारे में भी ऐसा पढ़ रहे हैं, हिली रीजन में जो पहाड़ियों के ढालों पर जो आपके हिल्स के जो है आपके स्लोप्स पर आप ये कहते हैं प्लांट्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। फिर आपके वाटर सरफेस की आपस में एक दूसरे का रिलेशन, कौन से प्लांट्स होंगे जो आपके पानी में रहते हैं, पानी के अंदर जो है आपके उगते हैं। तो ये सारी जितनी स्टडी है ये सब क्या है, केरला इकोसिस्टम को जो है आपके रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट आइए इकोसिस्टम पढ़ते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। हर जगह देखा होगा, कहीं पर भी थोड़ा सा पानी भरा है तो पानी गड्ढे में भर गया तो वहीं पर देखेंगे ढेर सारे जानवर आते हैं पानी पीने के लिए, भी पानी भी पीने आ रहे हैं। फिर वहीं पर जो है आपके उसी पानी में ढेर सारे जो है आपके एक तरह से एक्वेटिक एनिमल्स भी आ जाते हैं, छोटे छोटे सांप पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे जो है आपके टैडपोल्स पैदा हो जाते हैं, उसमें मेंढक पैदा होने लगते हैं, छोटी छोटी मछलियां पैदा हो जाती हैं। तो ये सब जो है फ्रॉग्स होते हैं जो आपके यहाँ पर पाए जाने लगते हैं। इसी जो तालाब वालाब होता है उसमें आप देखें स्वैन जो होती हैं वो भी जो है तैरती रहती हैं, डक्स होती हैं वो भी आ जाती हैं, वो भी। तो ये एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो ये क्या है, पॉन्ड सिस्टम। पॉन्ड सिस्टम के मतलब एक ऐसी जगह जहां पे थोड़ा सा जल हो, थोड़ा सा पानी हो, और उस पानी में जो है आपकी ये सारी चीजें जो है मौजूद होती हैं। कहीं से पानी आकर इकट्ठा हो गया, ये झरने का भी पानी हो सकता है आकर, या बरसात का भी पानी कहीं पर इकट्ठा हो गया, तो पेड़ पौधे भी आपके लग जाते हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। फिर जितने आसपास के जानवर होंगे सब पानी पीने के लिए भी आएंगे यहीं पर, तो सब पानी भी पीने आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपके पॉन्ड सिस्टम में आती हैं। तो पॉन्ड सिस्टम में जो है आपके जैसे स्वैन है, आप देखिए जैसे हमने बताया स्वैन जो है आपके है, फिर डियर है या फिर काउज है। तो ये आपके एक तरह से कहा जाए जो कैटल एटल होते हैं या फिर जो है आपके गोट हैं, ये सब पानी पीने के लिए आते हैं। फिर जैसे आपके इसमें कमल भी उग रहा है, तो फ्लावर्स भी हैं आपके, कमल जो तालाबों में आपके उग रहे हैं। यहीं पर जब फूल उल पैदा हो जाएंगे तो इसी में तितलियां आएंगी, बटरफ्लाईज आने लगती हैं, तो बटरफ्लाईज जो है इसी जो है पॉन्ड का पार्ट हो जाती हैं। तो इकोसिस्टम जो आपके पॉन्ड इकोसिस्टम होता है वो जो है आपके एक तरह से एक छोटे से रीजन में जो है आपके डेवलप होता है, जो कि जिसमें हर एक चीज आसपास के रीजन में देखेंगे आप मैक्सिमम लिविंग चीजें पाई जाती हैं, जिसमें ढेर सारी चीजें आकर के मिलती हैं। एनिमल्स भी यहीं आएगा, बर्ड्स भी मिलेगी आपको, एक्वेटिक एनिमल्स भी यहीं पर मिल जाएगा, प्लांट्स भी मिल जाएगा, आपके जितने भी आपके एक तरह से ये फ्रूट्स वाली चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं वो भी मिल जाएंगे, फ्लावर्स भी मिल जाएंगे, और बाकी फ्लावर पर डिपेंडेंट जितने इंसेक्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये पूरा पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाता है। इन सब की स्टडी अगर आपस में एक दूसरे से कोरिलेशन में करें तो वो सब क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है। जैसे तालाब है तो पानी है, पानी के आसपास घास लग गई, घास खाने आए जो है आपके सारे जानवर,
तो जानवर जो आए हैं वो घास खाएंगे, फिर पानी भी यहीं से पिएंगे। ये सब क्या है, ये सब टोटली एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। तो जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे का आपस में रिलेशन स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो यही इकोसिस्टम कहलाता है। तो पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, तो पॉन्ड में जितनी चीजें हैं, प्लांट्स है, बर्ड्स है, या फिर जितने भी एनिमल्स हैं, इन सब के स्टडी आपस में, एक दूसरे का रिलेशन, ये सब क्या है, ये आपके पॉन्ड इकोसिस्टम में आता है।